किया था, हम यहां पहुंच गए थे बेटा। कहां पहुंच गए थे? यहां पहुंच गए थे कि मैग्नेट को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, थोड़ा सा अच्छा ठीक। फिर हमने बोला कि भाई मैग्नेट जो है चार्ज पे भी फोर्स लगा सकता है, वो हमने देख भी लिया कि किस तरीके से लगा सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो के थ्रू, और उसका इक्वेशन भी फाइंड किया। फिर हमने कहा कि वायर पे भी फोर्स लगा सकता है मैग्नेट, और वो वीडियो मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरीके से वायर पे भी फोर्स लग रहा था। और उसके बाद हमने इसके लिए भी फोर्स का इक्वेशन ड्राइव किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा रह गया था डेरिवेशन में से एक दो पॉइंट, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा? तो ये चल रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर। उसमें क्या रह गया था? ये रह गया था, मैंने बोला ये डेरिवेशन कंप्लीट है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है बेटा? ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन आपने ड्राइव कर लिया, ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट है, लेकिन एक स्टेप और करो। वो क्या है? इधर ये स्टेप ऐड करो। ये क्या है? अगर आप नोट करो, बस इसमें ये किया है हमने, Q की जगह ये लिख दिया NVAL इंटू ई। अभी कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो है पता होना चाहिए, इसको समझने के लिए, जो इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स थे, क्या पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने डिस्कस किया था क्यू टोटल चार्ज, लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो, और मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। टोटल चार्ज होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। अब यहाँ पे एक नई चीज में डिफाइन करने जा रहा हूं, एन वी। एन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन वी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है एन। एन वी एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? सपोज करो मैं एक वायर ले रहा हूं, ठीक है? इस वायर की वॉल्यूम सपोज करो क्या है बेटा? 1 हो, 1 मीटर क्यूब। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मिसाल तो यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। इसको हम कहते हैं एन वी। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब पर वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम में जो है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने क्या नाम दिया बेटा? एन वी। ठीक। अब अगर 2 वॉल्यूम हो तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसमें एनवी था, दूसरे में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम एनवी नाम देते हैं कि। तो वॉल्यूम अगर 2 हो तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2NV। क्या ख्याल है? एक हो तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसको एनवी नाम दिया, 2 है तो फिर 2NV हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 3 हो तो एनवी 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 कितना हो गया भाई? 3NV। इसका मतलब ये हुआ, मैं यू कह सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन इज इक्वल टू वॉल्यूम जितना भी है। 1 वॉल्यूम है तो 1NV, 2 वॉल्यूम है तो 2NV, 3 वॉल्यूम है तो 3NV। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वॉल्यूम इनटू NV। 1 वॉल्यूम हो तो 1NV, 2 वॉल्यूम हो तो 2NV, 3 वॉल्यूम हो तो 3NV। आप देख रहे हैं वॉल्यूम NV से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल N आ जाएगा। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक। अब इसको आप यहां देख लें, मैंने लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम इनटू NV। थोड़ा जगह चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद वॉल्यूम को भी हम खोल सकते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी बताया है मैंने आपको, लास्ट क्लासेस में। वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है, आपको पता है। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जगह मैं क्या लिख दूं बेटा? एरिया लिख सकता हूं। आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है?
एरिया होता है, तो इन दोनों की जगह लिख दिया एरिया, तो ये आपके पास आया वॉल्यूम का इक्वेशन, एरिया इनटू हाइट। लेकिन अभी हम इधर वायर की बात कर रहे हैं, इस वायर की। अब आपको पता है वायर की जो जब एरिया की बात करें वो ये वाला एरिया है, थोड़ा गोल सा है, आपको पता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ वायर, ठीक है। अब इस केस में जब वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट ये है, ये एरिया हो गया, ये हो गया हाइट। अब अगर नोट करो ये जो हाइट है यहाँ पर, ये वही लेंथ ऑफ वायर के बराबर है। यानी इन केस ऑफ वायर हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट की जगह लेंथ। बात क्लियर हो गई बेटा? यानी वॉल्यूम की जगह अब मैं वॉल्यूम के इक्वेशन को भी खोल दूंगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू एल। बात क्लियर हो गई बेटा? तो एन होता है एनवी इंटू वॉल्यूम, पहले ये प्रूफ कर दो। फिर वॉल्यूम होता है ए एल, तो फिर आपके पास एन का फाइनल इक्वेशन आ गया, एन इज इक्वल्स टू देखो एन वी ए एल। अब आप इन सबको एन की जगह इस सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दे। ये देखो इधर लिखा हुआ है, इसमें Q होता है N इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब N की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ऊपर जो मैंने फाइंड किया हुआ है, N की जगह मैंने ये पुट कर दिया NVAL। कहां से आया? यहां से आया, यहां पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था, और बाकी आगे चार्ज तो रहेगा। तो इस तरीके से आप Q की जगह NVALE भी लिख सकते है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये स्टेप कैसे हुआ। यानी आपने Q की जगह लिख दिया NVALE। अब ये लिखना जरूरी है जी, क्योंकि बुक में ऐसा हुआ है, पेपर में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये स्टेप इसके मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कर दिया ऐसा? बस जब आप इस तरह लिखेंगे तो ये जो चार्ज है वो वायर के प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम वायर को डिस्कस कर रहे हैं ना, वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो आप चार्ज वायर के प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गया, एरिया वायर की प्रॉपर्टी है, ये एरिया, और लेंथ भी जो है वायर की प्रॉपर्टी, इसलिए हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है बेटा, तो ये रह गई थी ये स्टेप, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यानी मैग्नेट जो है वायर पे फोर्स लगाता है, कल आपने देख लिया था कितना फोर्स लगाता है, वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा जो मैग्नेट वायर पे लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी अब हमें ये डिस्कस करना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा राइट हैंड रूल। ठीक है, क्या होता है सर राइट हैंड रूल? चार्ज के केस में मैंने बताया था, सिमिलर है। सबसे पहले आप रखेंगे फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रखें, थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखें, तो फिर हथेली का जो डायरेक्शन है वो जो है फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। अब एक एग्जांपल करता हूं मैं यहाँ पे, ओके, इसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पर जो है हमने ये सपोज किया हुआ है यहाँ पे मैग्नेट। अब बार बार हम मैग्नेट को नहीं दिखाएंगे, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड को शो किए यानी मैग्नेट है उधर। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फिंगर्स होना चाहिए इस डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो थंब होना चाहिए बेटा इस डायरेक्शन में। तो फिर देख लो फोर्स होगा हथेली का डायरेक्शन। ये देखो थंब को मैंने रखा फील्ड के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है इस डायग्राम में, मैं इसको सीधा करता हूँ। फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैं थंब को जो फिंगर्स है उसको किस में रखना है बेटा? फील्ड के डायरेक्शन में। तो फिंगर्स को मैं रख रहा हूं फील्ड्स के डायरेक्शन में, ये देखो, ठीक है। थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, देखो करंट ऊपर की तरफ है, तो थंब को हमने रखा करंट के डायरेक्शन में। ठीक, ये आपके पास आया करंट।
फिंगर V के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन। अब आप नोट करो हथेली का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, क्या ख्याल है, अंदर की तरफ। तो अंदर की जो यानी इन टू पेज है, इन टू पेज को हम क्रॉस से शो करते हैं, इन टू पेज भी कहलाएगा या डाउनवर्ड भी कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करता हूं। ये वही डायग्राम है, ये डायग्राम, ये एक ही चीज है, सिर्फ एक फर्क है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ था, यहाँ पे जो करंट है वो नीचे की तरफ है। तो अब राइट हैंड रूल लगाने की जरूरत नहीं है, फिर इसके लिए लगा लिया ना, ठीक है, इसके लिए लगा लिया तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था इनटू पेज, तो फिर यहाँ पे फोर्स लगेगा बेटा आउट ऑफ पेज, यानी अपवर्ड। आउट ऑफ पेज का दूसरा नाम अपवर्ड है, और आपको पता है आउट ऑफ पेज को डॉट से शो करते हैं, और एक सर्किल से, इनटू पेज को क्रॉस और एक सर्किल से। बात क्लियर हो गई बेटा? तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैग्नीट्यूड का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, मैग्नेट वायर पे जो फोर्स लगाता है, फोर्स का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, और डायरेक्शन के लिए हमने बोला आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट, ठीक है। अब इसके जो है दो स्पेशल केस में डिस्कस करना चाह रहा हूं। हो गया, मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से आएगा, और डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से, ठीक। अब मैं दो स्पेशल केस करना चाह रहा हूं इसके। पहला स्पेशल केस, सपोज करो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब वायर को आप यूं नहीं रखो, बल्कि वायर को भी इसी डायरेक्शन में रखो, तो फिर क्या होगा? तो आपको पता है, तो फिर करंट का जो डायरेक्शन है और फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाता है। इस केस में वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसको मैं इक्वेशन से प्रूफ करता हूं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में, आपको पता है एंगल क्या होता है बेटा, जीरो हो जाएगा, हाँ। अब आप इक्वेशन में पुट कर दो, F = ILB sin थीटा था ना, वायर पे जो फोर्स लगता है। अब आप थीटा की जगह जीरो पुट कर दो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो वो भी जीरो होता है। तो ये बात याद रखो कि अगर फील्ड एंड करंट सेम डायरेक्शन में हो, एंगल जीरो होता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका एक और केस है इसी से मिलता जुलता, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी फील्ड इस डायरेक्शन में है, वायर को आपने इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, करंट हो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो इस तरफ, फील्ड राइट डायरेक्शन में है, करंट लेफ्ट डायरेक्शन, इस केस में एंगल बनता है 180। कितना बनता है? 180। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। ये था पैरेलल, जीरो बन रहा था, ये है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल केस में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब साइन 180 पुट कर दें, कैलकुलेटर से करो, साइन 180 जीरो होता है अगेन, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई हो गया, वही जीरो आएगा। तो इन शॉर्ट, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों केस में वायर पे कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक। अब एक और केस करते हैं जो कि डायग्राम में मैंने दिखाया था। सपोज करो ये फील्ड है, अब आपने वायर यूं रखा हुआ है, यानी इस पे परपेंडिकुलर। अब करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्यों भाई? क्योंकि फोर्स होता है LB sin थीटा, ठीक, और थीटा की जगह हमने रखा 90 डिग्री, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होता है, 1 के बराबर होता है, 1 इंटू दिस, यही वैल्यू आएगी। तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगे, 90 डिग्री बना रहा हो, और वो उसकी वैल्यू होगी ILB। अब इस पूरे को यूं जहन में रखो
कि ये अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, याद रखना, रिजल्ट याद रखो, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, तो फिर फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स भी लगेगा और उसकी वैल्यू होगी आई एल इंटू बी। ये हो गया स्पेशल केस, ये आगे काम आएगा। ठीक है बेटा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है मैग्नेट। तो यहां तक हो गया। थे बेटा के चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, इसमें से हमने ये टॉपिक्स कर लिया है। मैग्नेट डिस्कस किया हमने, क्या है, फिर हमने देखा कि मैग्नेट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी देखा कि मैग्नेट वायर पे भी फोर्स लगा सकता है अगर जो है वायर में से करंट पास हो रहा। अब हमें डिस्कस करना है कि मैग्नेट एक और चीज पे भी फोर्स लगा सकता है और वो है कॉइल। ठीक। अब कॉइल क्या है, कॉइल मैंने कहा था ये आपके पास वायर है ना, इसमें से करंट पास हो रहा है, इस वायर के शेप को आप जब चेंज करते हैं वो कॉइल बनता है। मिसाल के तौर पर आपने आसान अल्फाज में कॉइल इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखो वही वायर है लेकिन आपने शेप चेंज कर दिया, या मैं इस वायर को इस फॉर्म में लाता हूं, इससे एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा। तो कॉइल एक्चुअली आसान अल्फाज में वही वायर है लेकिन शेप चेंज है। हमारा टॉपिक ये है कि अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेट के पास रखो तो फिर वो मैग्नेट इस पे फोर्स लगाएगा। इस चीज को पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसा होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको इस वीडियो में एक बैटरी नजर आ रही होगी आपको, ये वायर है, फिर ये जो बैटरी है इस वायर के जरिए इससे कनेक्ट है, ये घूम रहा है, इससे शायद आपको क्लियर ना हो, ये कॉइल है, ये एक कॉइल है यानी कंडक्टर है। इसमें से जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें से करंट पास होगा, तो ये बना आपके पास करंट कैरिंग कॉइल। और ये इसके आसपास जो है दो मैग्नेट हमने रखा हुआ है, तो ये हो गया करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होना चाहिए, मैंने कहा इस पे फोर्स लगेगा, देख लेते हैं, मैग्नेट की वजह से इस करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स लगेगा। ये देखो, ये देखो आप देख रहे हैं कि ये घूम रहा है, इसका मतलब है मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रहा है। एक दफा फिर दिखाता हूं आपको क्योंकि थोड़ा सा शायद आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो ये देखिए नजर आ रहा है बेटा, ये कॉइल जो है मूव कर रहा है, इसका मतलब है मैग्नेट जो है करंट कैरिंग कॉइल पे भी फोर्स लगा सकता है। ये देख लिया। अब ये जो अभी मैंने कॉइल दिखाया था, हमें रेक्टेंगुलर कॉइल डिस्कस करना है, उसके लिए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देखो रेक्टेंगुलर कॉइल लगा है और इस तरफ और इस तरफ मैग्नेट है और यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा था कि मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से कॉइल रोटेट कर रहा है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो रोटेशन कैसे आया, उसके बाद उसका इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे रोटेट हुआ ये हमें देखना है। उसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। ठीक है, देखो एक्चुअली अभी जो मैंने दिखाया था उसका डायग्राम ये है, एक मैग्नेट इस तरफ है, एक मैग्नेट इस तरफ है। ठीक, और फिर आपने देखा कि कॉइल घूम भी रहा है। ठीक, अब मैं अगर इस कॉइल को ऊपर से देखूं
यहां से देख रहा हूं ऊपर से, तो आपको इस तरह नजर आएगा ये कॉइल। बात क्लियर हो गई? ये वाली डायग्राम आपको बनानी है डेरिवेशन में। ठीक, तो इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं तो इस तरीके से, इस तरह से नजर आएगा। मुझे देखना है कि ये घूमा क्यों, मुझे ये देखना है कि ये रोटेट क्यों किया। उसके लिए मैं ये करता हूं, देखो लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो, लास्ट टॉपिक ये कहता है कि एक वायर पे, स्ट्रेट वायर पे अगर उसमें से करंट पास हो रहा हो तो मैग्नेट जो है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किसके बराबर है, थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। स्ट्रेट वायर अगर हो तो आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ये स्ट्रेट लाइन पे जो फोर्स लगता है। फिर हमने कहा था, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं ताकि इसको समझ सको। फिर हमने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। लेकिन अगर फोर्स और करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, तब फोर्स लगेगा और मैक्सिमम भी लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी आई एल बी साइन 90 जो है, एंगल 90, तो साइन 91 होता है। तो ये पहले से पता होना चाहिए आपको कि एक स्ट्रेट वायर पे फोर्स जो लगता है उसका इक्वेशन ये है, और उसके स्पेशल केसेस दो थे जो लास्ट टाइम डिस्कस किया। अगर सेम डायरेक्शन में हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू ये होगी। ये पहले से आपको पता होना चाहिए। अब इसकी तरफ आते हैं, ये कॉइल जो है इसकी तरफ। अगर आप नोट करो, इस कॉइल में 4 स्ट्रेट वायर्स है, तो हर वायर को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये वाले इक्वेशंस लगा सकते हैं फिर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। पहले हम देखते हैं बी डी वायर को। करंट अगर देख लें यहां से जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये है। अगर आप नोट करें, करंट का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी राइट है, ये भी राइट डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये स्पेशल केस हो गया, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका है। हम दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो होगा, साइन जीरो जीरो हो गया, फोर्स नहीं लगेगा। इसको देखें, एसी, यहां से करंट यू आ रहा है, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, राइट डायरेक्शन में। ये एंटी पैरेलल है, यानी एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ। यहां पर एंगल बनेगा 180। अगेन हमने लास्ट टाइम देखा था साइन 180 जीरो होता है, तो इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट पी डी पे फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सी ए पे भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 बनेगा, पुट करेंगे तो जीरो आएगा। तो इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगता। तो मैं लिख रहा हूं इस चीज को, बी डी और सी ए पे चेक कर रहे हैं, बी डी के साथ एंगल जीरो बन रहा है, ये वाला सेम डायरेक्शन है, और सी ए के साथ एंगल 180 बन रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 पुट करेंगे, जीरो भी पुट करो, 180 भी पुट करो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। जीरो जिस चीज से मल्टीप्लाई हो वो उसको भी जीरो कर देगा। तो इन दोनों केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। बचा ये साइड, लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड। अब यानी ए बी और डी से, अब इसको चेक करते हैं। इसमें चेक करो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इसको अभी इक्वेशन से भी प्रूव करें। डी ए के लिए भी देखो, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो इन दोनों के दरमियान एंगल भी कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है इन दोनों केसेस के लिए कितना है बेटा, 90 डिग्री। आप पुट करो फिर
ए बी और डी सी के लिए मैं क्या पुट करूंगा, एंगल को 90 पुट करूंगा। देख लो आई एल बी साइन 91 होता है, 1 जिससे मल्टीप्लाई हो वही आएगा, तो फोर्स हो जाएगा आई एल बी, दोनों फोर्स बराबर है, जो लेफ्ट पे लग रहे हैं जो राइट पे लग रहे हैं दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, आई एल पी के बराबर हो जाएंगे। तो रिजल्ट इन शॉर्ट यहां तक अभी जो मैंने किया है इसका मतलब ये हुआ, ये जो दो साइड है ऊपर और नीचे वाला इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जो राइट और लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, इन दोनों पे फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू होगी आई एल बी। अब इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। इसको देखो लेफ्ट साइड वाले को, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड रूल क्या बोल रहा था, राइट हैंड रूल बोल रहा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो फिंगर्स को, और करंट के डायरेक्शन में रखो थंब को। हथेली का जो डायरेक्शन होगा वो किस चीज को शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, अपना फिंगर्स भी में रखें, थंब करंट के डायरेक्शन में रखें, तो आप देखेंगे ये इन टू पेज होगा, यानी आपकी जो हथेली का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगा। अंदर की जो डायरेक्शन है उसको हम क्रॉस से शो करते हैं, तो इस पे लगेगा भाई अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक, इस पे क्या होगा राइट वाले पे, बस इन दोनों में करंट की डायरेक्शन, ये करंट ऊपर जा रहा था, ये करंट नीचे आ रहा है, तो अगर इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस पे लगेगा बाहर की तरफ, खत्म हो गई, इस पे राइट हैंड रूल लगाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई बेटा, तो डायरेक्शन भी पता चल गया, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर है ये है, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल लेफ्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ होगा, यानी इन टू पेज या डाउनवर्ड भी कहते हैं इसको, और राइट पे जो लग रहा है वो आउट ऑफ पेज यानी अपवर्ड होगा। अब इसको हम क्यों दिखा सकते हैं, ये देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है लेफ्ट पे जो लग रही है वो इन टू है, यानी नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ है फोर्स, और यहाँ पे जो फोर्स है वो आउट ऑफ है, इसलिए डॉट से शुरू कर दिया, यानी शो किया, यानी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का आई एल बी था, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और तीसरा प्रॉपर्टी इन दोनों फोर्स में ये है कि ये अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे दोनों मिलके, कपल बनाएंगे। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर, अगर आपको याद हो, जब भी दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएगा, कपल कहलाएगा। और जिस बॉडी पे कपल लगे वो रोटेट करेगा, ये ऊपर लेके जा रहा है, ये नीचे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा। अब समझ में आया कि बेटा कि वो जो एक्सपेरिमेंट में हमें नजर आ रहा था कि कॉइल घूम रहा है, वो रोटेट क्यों करता है, घूमता क्यों है, क्योंकि उस पे लग रहा है कपल, यानी दो अपोजिट फोर्स, जब भी कपल लगे बॉडी रोटेट करता है। तो ये तो पता चल गया कि रोटेट क्यों कर रहे हैं। अब रोटेट कितना रोटेशन आ रहा है इस कॉइल में, इक्वेशन फाइंड करना है, यानी टॉर्क का इक्वेशन फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें, अगेन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5। एक कपल की वजह से जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको याद हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यानी दोनों फोर्स जो बराबर है उनमें से कोई एक लो, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो एक लेना होगा हमें, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, यानी वो डिस्टेंस जो दोनों फोर्स से परपेंडिकुलर हो। अगर इस डायग्राम में देखो तो ये है, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पे भी परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है, इस पे भी परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर इसी को ऊपर से देखो तो इसमें इस ग्राफ में यूं नजर आएगा, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
साइड से देखो तो ये है, ऊपर से देखो तो ये है। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने विद नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है भाई? विद। ये देखो, विद ऑफ कॉइल, ठीक। और यहां से यहां तक को मैंने लेंथ ऑफ कॉइल नाम दिया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह में अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह में लिख सकता हूं विद ऑफ कॉइल। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा विद। फोर्स की जगह क्या रख दूं? फोर्स तो आपने पहले फाइंड किया हुआ है। इन दोनों साइड पे जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर था? ये देखो, यहां पे फाइंड किया हुआ था आई एल पी के बराबर है। तो फिर फोर्स की जगह रखना है आई एल बी। ये देखो, फोर्स की जगह मैंने रखा आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने नाम चेंज करके क्या नाम दिया? विद नाम दिया। अब क्या करूंगा? छोटे मैथमेटिकल टेक्निक्स लगाऊंगा। एल को इधर लाया, बी को उधर लेके गया, जगह चेंज कर दिया। इससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि अब देखो, लेंथ इनटू विद ये दोनों मिलके एरिया बनाते हैं। लेंथ इंटू विद ऑफ कॉइल, यानी लेंथ, ये देखो, इंटू विद ऑफ कॉइल, क्या मिलेगा आपको? पूरा पूरा जो कॉइल है उसका एरिया मिल जाएगा आपको। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? एरिया लिख सकता हूं। ये आपके पास आया जो टर्न हो रहा है ना, इसमें टर्निंग जो आ रहा है उसका इक्वेशन, यानी टॉर्क का इक्वेशन। अब देख लेते हैं इक्वेशन क्या बता रहा। अभी हमने इसको सिंपलीफाई किया तो पता चला इस केस में टॉर्क जो है आई बी ए के बराबर होता है। यानी करंट पे डिपेंड करता है, जितना करंट ज्यादा हो उतना ज्यादा रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यानी जितना मैग्नेट बड़ा हो उतना ज्यादा रोटेट करेगा। और एरिया पे डिपेंड करता है, अगर छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ वायर से तो कम रोटेट करेगा, अगर बड़ा में एरिया बनाओ तो ज्यादा रोटेट करेगा। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब एक और पॉइंट है, वो भी करेंगे तो फिर डेरिवेशन कंप्लीट होगी। ये जो टॉर्क है एक और चीज पे भी डिपेंड करता है। वो क्या है भाई? ये यहां से यहां तक का जो था उसको आपने विद नाम दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम दिया, ठीक। अब ये जो विद है और इसका जो एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल अभी है वो 0 है। विद भी राइट डायरेक्शन में, विद ऑफ एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान एंगल 0 है। और आप देख रहे हैं ये जो विद है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे लग रहा है अपवर्ड फोर्स, और यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, ठीक। अब इस कपल की वजह से, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये घूमेगा। तो क्या होगा भाई? ये घूम जाएगा विद, यानी अभी भी ये है और ये आपके पास विद है, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अब ये घूमेगा, घूम के इधर आएगा। अभी भी राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है केवल, और लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। लेकिन अब इस केस में अब विद जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर नहीं है। ये पॉइंट बताना चाह रहा था। अब क्या कर रहा है? ये एंगल बनाया ना इसने, घूमना शुरू कर दिया, तो एंगल बनेगा, उस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं अल्फा। अब इस केस में जो विद है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स नहीं है। क्यों सर? खुद ही देख लो, मैं इसको इधर दोबारा बना रहा हूँ। ये विद है, यू जा रहा है, और एंगल फोर्स जो है ऊपर की तरफ है एक फोर्स, और एक फोर्स जो है नीचे की तरफ है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स से परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तो यूं होता है? आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों फोर्स से परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल कुछ ज्यादा ही बन है। तो हमें तो टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भाई, क्योंकि टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी डेरिवेशन में किया था, यहां से तो शुरू किया था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हमने विद रखा था, हैं? अब ये विद तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्या करें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। उसके लिए क्या करना होगा? इस फोर्स को इस तरफ से कंटिन्यू करो, इस फोर्स को थोड़ा सा इधर से कंटिन्यू करो। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर क्या होगा दोनों के दरमियान? ये होगा।
ये लेफ्ट वाले फोर्स पे भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, और ये राइट वाले भी परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। यानी विड्थ को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, ये आपके पास आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्स, और एक ये वाला कंपोनेंट, ये जो है पैरेलल है, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इक्वेशन में हमें क्या चाहिए भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, विद नहीं है, इतना तो पता चल गया। अच्छा, अब इसका इक्वेशन क्या होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये अगर मैं अल्फा नाम दूं, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बना बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ये देखो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ। अगर आप नोट करो, हम कोसाइन का इक्वेशन लगा सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोसाइन होता है, कॉस कॉस ऑफ एंगल होता है। अब यहाँ पे बेस क्या है, एंगल के साथ जो है बेस है, यानी डी परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया बेस, बेस है डी परपेंडिकुलर, और ये जो है आपको नजर आ रहा है डब्ल्यू, ये है हाइपोटेन्यूज, तो डी परपेंडिकुलर अपॉन डब्ल्यू यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ से आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ से आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए डब्ल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो डब्ल्यू कॉस अल्फा आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई बेटा, इन शॉर्ट हम अपने जो बताना चाह रहा था वो हो गया। तो ये है कि इस केस में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह डब्ल्यू नहीं रख सकते हैं जब एंगल बना, बल्कि आपको क्या रखना होगा बेटा, डब्ल्यू कॉस अल्फा। इससे पहले क्या रखा था, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू रखा था, क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा था, विद और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन जब घूमना शुरू हो जाए तब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह डब्ल्यू नहीं रख सकते हैं, क्या रखना होगा बेटा, डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब पूरी डेरिवेशन वही है, सिर्फ जहां जहां डब्ल्यू था उसकी जगह डब्ल्यू कॉस अल्फा पुट करना है। यानी देखो फोर्स की जगह अगेन आई एल बी पुट कर दिया मैंने, बाकी चीजें सेम है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पहले डब्ल्यू पुट कर दिया था, अब डब्ल्यू कॉस अल्फा पुट कर दिया, वही डेरिवेशन है ना, रिपीट हो रही है, एंगल वाले केस के लिए करना होगा। ठीक, अब यही वही चीज रिपीट करेंगे, एल और बी की जगह चेंज करो, तो इससे क्या आएगा, एल इंटू डब्ल्यू आ जाएगा, एल इंटू डब्ल्यू यानी लेंथ इंटू विड्थ, वही एरिया आया। ये आपके पास आया फाइनल इक्वेशन, जब कोई एंगल बन रहा हो तब टॉर्क का जो इक्वेशन है वो ये होगा। अब आप देख रहे हो इसमें, ये जो अभी हमने ड्राइव किया, जब एंगल बन रहा है तब का इक्वेशन, और इससे पहले वाला इक्वेशन जब एंगल नहीं बन रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, बस कॉस एल्फा का फर्क है। इसलिए आपको वो पूरी डेरिवेशन दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो अभी मैंने इधर लिख दिया, ये रफ वर्क था, ये लेफ्ट साइड वाला। अब डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे जब एंगल बन रहा हो तो आई बी ए के साथ कॉस अल्फा भी लिखना है, यानी ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए। हो गई बेटा, ये आगे बस टॉर्क है, बस एक आखिरी चीज रह गई, वो भी बता दो। अभी यहाँ पे हमने कोयल जो बनाया है उसमें एक टर्न, अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा लाके एक और टर्न दूं तो क्या होगा, पहले करंट आई था, अब करंट होगा 2i, यानी आपको इक्वेशन में करंट की जगह 2i पुट करना होगा आई की जगह। अब अगर मैं यहाँ से लाके एक और टर्न दूं तो अब 3 टाइम हो जाएगा ना करंट, तो फिर आपको यहाँ पे 3i पुट करना होगा, अगर एक और टर्न दूं तो 4i पुट करना होगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स को भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी टॉर्क नंबर ऑफ टर्न्स को डिपेंड करता है। मैं नंबर ऑफ टर्न्स को n नाम दे रहा हूँ, तो फिर टॉर्क n पे भी डिपेंड करता है, जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। ये आपके पास आया बेटा फाइनल इक्वेशन ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर हो गया बेटा, ये आपके पास आया फाइनल इक्वेशन, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपने देख लिया है कि मैग्नेट कॉइल पे फोर्स लगाता है, रेक्टेंगुलर कॉइल पे भी, जिसकी वजह से वो घूमता है, वो ये आपने देख लिया। अब उसकी घुमाव कितनी होगी, उसको हम कहते हैं टॉर्क। घुमाव कितनी होगी, हमने कहा घुमाव जो है उसमें जो आएगी वो डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, वो डिपेंड करता
नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा तेजी से घूमेगा। करंट पे डिपेंड करता है, जितना करंट ज्यादा फ्लो करे उतना ज्यादा तेजी से घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यानी मैग्नेट जितना बड़ा हो उससे ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा घूमेगा। और एंगल पे भी डिपेंड करता है। किसका एंगल? ये जो विद है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये हो गई टॉर्क। अच्छा, अब एक दफा रिवाइज करके देखिए क्या क्या चीजें पढ़ लिया हमने और क्या हमें आगे पढ़ना है। हमने मैग्नेट को डिस्कस किया। मैग्नेट चार पे फोर्स लगाता है, मैग्नेट वायर पे फोर्स लगाता है और मैग्नेट कोयल पे फोर्स लगाता है, उसकी वजह से टर्न होगी यानी टॉर्क होगा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंडेंस सिलेबस है उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए आप पहले ये दोनों